हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने द्वैध शासन तक की चीज़ों को कवर कर लिया था और इस टॉपिक में हम लोग द्वैध शासन के आगे यानी कि प्रत्यक्ष शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक बार पहले थोड़ा सा फिर से द्वैध शासन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से दिख रहा है कि ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था उस समय 1750 ईस्वी के आसपास में। ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था। इसमें देखिए कुछ क्या बिहार के पार्ट इसमें शामिल थे और कुछ उड़ीसा के भी पार्ट इसमें शामिल थे। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि 1757 ईस्वी में यहाँ पे जो प्लासी है इसका युद्ध अंग्रेजों ने जीता था और फिर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ भी जीत लिया था। तो 1764 के बाद मतलब 1765 ईस्वी में इतने पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों को शासन करना था। तो उनके पास सबसे पहला प्रश्न तो यही था कि वे किस तरीके से यहाँ पे शासन करें। तो उन्होंने यहाँ पे द्वैध शासन को अपनाया। तो देखिए, द्वैध शासन का मतलब यह होता है कि राजस्व से संबंधित जो भी अधिकार थे यानी कि जो पैसा वसूलने से संबंधित जो अधिकार थे, अंग्रेजों ने उसको अपने हाथ में रखा और यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो सारे कार्य थे उसको बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया गया कि आप शांति व्यवस्था बनाइए और बाकी जितने भी पैसे वसूलने वाले काम हैं उन सबको हम करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कहीं न कहीं कि एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो शासक वर्ग हो जा रहे हैं। इसी कारण इसको द्वैध शासन कहते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा और भी देख लेंगे कि द्वैध शासन में बहुत सारी कमियाँ थी। इन सबको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये कमियाँ ये थी, सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि जो भी अंग्रेज कंपनी के अधिकारी थे ये क्या किए, धीरे धीरे ये अपने निजी व्यापार को बढ़ावा देने लगे और जो कंपनी का व्यापार था, जो कंपनी का कार्य था उसको गौर समझने लगे, मतलब उसको द्वितीयक समझने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो अधिकारी थे कंपनी के, इनकी तो स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई, लेकिन जो कंपनी थी उसकी स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और अंत में क्या हुआ कि कंपनी कर्ज में डूब गई और यहाँ पे बहुत सारे उस टाइम में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ गया था। तो हम देख रहे हैं कि द्वैध शासन में बहुत सारी कमियाँ थी, इसलिए यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और फिर प्रत्यक्ष शासन को अपनाया गया। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यह देख लेंगे कि जो द्वैध शासन था, कि द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। तो देखिए, एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। अब हम चूँकि प्रत्यक्ष शासन के बारे में पढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि प्रत्यक्ष शासन से संबंधित जितने भी गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने कुछ भी अच्छा काम किया है उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रत्यक्ष शासन में सबसे पहले ये वारेन हेस्टिंग्स का काल था। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, इसने ही द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसको यह लग रहा था कि जो ये भारतीय हैं ये काफ़ी कम समझदार हैं और इन्हीं की वजह से कंपनी घाटे में गई है। तो इसने क्या किया कि जो भी सिताब राय थे, रजा खां थे, इन दोनों को इनके पदों से हटा दिया और इन सारे पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। इसके बाद देखिए, दूसरा आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल। देखिए, कॉर्नवालिस जो है ये अपने यहाँ का जमींदार भी था, तो ये काफ़ी समझदार था। इसने देखिए, जो कॉर्नवालिस जिस समय में आता है यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया जाता है, उस समय क्या था कि मैसूर के जो राजा थे, मैसूर के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध भी होता रहता है और मराठों का भी कहीं न कहीं मराठों से भी खतरा बना रहता है। तो कॉर्नवालिस क्या करता है कि इसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में यूरोपीय अधिकारियों को यानी कि अंग्रेज़ों को रखा जाए और जो भारतीय हैं उनको बहुत अगर पद दिए भी जाएं तो बहुत निम्न पद दिए जाएं। इसके बाद देखिए, फिर आता है वेलेज़ली का काल। तो वेलेज़ली के बारे में देखिए, हम लोग जानते ही हैं कि इसने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। सहायक संधि का मतलब था कि जैसे और भी जो राजा हैं, जो भारतीय राजा या रजवाड़े हैं, उनकी जो भी भूमि है उसको अपने अंतर्गत लाना, उसको अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाना। तो देखिए, इसके लिए क्या था कि वेलेज़ली को काफ़ी अच्छे अच्छे जो भी मतलब समझदार हों ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत थी। तो इसने क्या किया कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई ताकि जो भी अधिकारी हैं उनको बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रशिक्षित किया जा सके। इसके बाद देख लेंगे, देखिए हम देखते हैं कि विलियम बेंटिंग के काल में। तो विलियम बेंटिंग जब आता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा समझदार था
और बहुत ही ज़्यादा चालाक भी था ये। इसने क्या किया, इसको लगा कि यार जो ये यूरोपीय अधिकारी हैं इनको हम वेतन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और कहीं न कहीं भारतीय हमसे इस बात से भी असंतुष्ट हैं कि ऊंचे पदों पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगर हम भारतीयों को ऊंचे पदों पे, कुछ ऊंचे पदों पे बैठा दें और इनको कम भी वेतन देंगे तो ये हमारा बहुत एहसान मानेंगे और कंपनी का शासन बहुत अच्छे दिन तक चलेगा, बहुत काफ़ी दिनों तक चलेगा। और हमें जो यूरोपीय अधिकारियों को अच्छे वेतन दे रहे हैं तो यहाँ से हमारा वेतन भी कम हो जाएगा। तो विलियम बेंटिंक ने क्या किया था कि इसने थोड़ी सी उदार नीति अपनाई थी कि भारतीयों को भी भाई प्रशासन में कुछ राहत दे दिया जाए। इसके बाद देखिए फिर आता है डलहौजी का काल। तो डलहौजी ने क्या किया था, देखिए डलहौजी के समय में क्या हुआ था कि अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते थे ये इनके साथ देखिए खुली परीक्षा होती थी। परीक्षा पास करके जो लोग आते थे धीरे धीरे, मतलब सभी तो नहीं आते थे, लेकिन ये हो गया था कि अब एग्ज़ाम होगा और जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वो प्रशासन में जाएगा। इसके बाद देखिए आता है लॉर्ड कैनिंग का काल। अंतिम में यही होता है कि इसने क्या किया, 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट को पारित कर दिया। जो भी IAS PCS के एग्ज़ाम होते हैं वह सब इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष शासन। तो यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष शासन का मतलब क्या है कि सभी प्रशासनिक, राजस्व, सैन्य एवं न्याय संबंधित अधिकार कंपनी के अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। फिर देखते हैं क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन में क्या सुधार किया था। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि दोनों उपदीवानों मोहम्मद रज़ा खां और शिताब राय, देखिए मोहम्मद रज़ा खां जो था यह बंगाल का था और जो शिताब राय था यह बिहार का था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि इन दोनों पदों को हटा के यहाँ पर अंग्रेज़ों की नियुक्ति कर दी थी। फिर दिया कि प्रशासन का बोझ कंपनी के कार्यकर्ताओं पर, मतलब अब शासन प्रशासन जो है, जो कंपनी के अधिकारी हैं, कंपनी के कार्यकर्ता हैं, यही देखेंगे। और भारतीयों को बहुत छोटे पद दिए गए थे। देखिए भारतीयों को छोटे पद देने के उनके रीज़न भी थे, क्योंकि अगर सभी अंग्रेज हो जाते तो कहाँ पे क्या करना है इस बात को कौन बताता, क्योंकि भारतीय यहाँ की संस्कृति सभ्यता से बहुत अच्छे से परिचित थे। उनको कहीं न कहीं साथ में लेके चलना इनकी मजबूरी भी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। बाकी इतने सारे कार्य ने इतने सारे सुधार किए। अब देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा कॉर्नवालिस के शासनकाल में कॉर्नवालिस ने भाई क्या किया था। कॉर्नवालिस के बारे में देखिए हम लोग पहले भी देखे थे। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा का यूरोपीयकरण करने का प्रयास किया था इसने। यूरोपीयकरण इसने इसलिए भी किया था क्योंकि इस समय जो अंग्रेज और मैसूर का युद्ध प्रारंभ था, चल रहा था, और कहीं न कहीं मराठे भी उग्र रूप में थे। तो इसका यह मानना था कि अगर यहाँ पे प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय होंगे, अंग्रेज होंगे, तो थोड़ा हम लोगों को भी राहत रहेगा। और देखिए जो भी यूरोपीय अधिकारी होते थे इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये मनोनीत करते थे, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही ये अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अच्छा देखिए जो भी वो द्वैत शासन में जो भी सारी थी कमियां की, जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं वे अपना निजी व्यापार करते थे, तो कॉर्नवालिस कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया। उसने क्या किया, कहा कि ऐसा भाई इनके वेतन बढ़ा दीजिए पहले आप अधिकारियों के, और ये जो खुद से कर रहे हैं व्यापार, इस व्यापार पर जो है थोड़ा सा प्रतिबंध लगाइए, लाइसेंस की व्यवस्था कीजिए, और उपहार लेने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। होता क्या था कि जो भी अधिकारी थे अंग्रेज़ों के, ये लोगों से उपहार ले लेते थे और इनको कहीं न कहीं छूट भी दे देते थे किसी चीज़ों में, और इस तरह कंपनी का नुकसान होने लगता था। तो अभी तक हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा देख लिया कि प्रशासन में इसने क्या सुधार किया, फिर कॉर्नवालिस द्वारा देख लिया था कि इसने क्या सुधार किया। अब देखिए इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे है वेलेज़ली की नीति, कि वेलेज़ली ने भाई क्या सुधार किया। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए वेलेज़ली की जो नीति थी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि राज्य हड़पने की नीति थी। और देखिए राज्य हड़पने की नीति के लिए यह है कि आपके जो भी अधिकारी हैं वे काफ़ी समझदार हों, तभी आप किसी का राज्य हड़प सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि देखो हम गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली राज्य लेंगे तब तो उसको ही लग जाएगा कि देखो ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो इसने क्या किया कि जो भी अधिकारी थे इनकी नियुक्ति के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था, कहा कि पहले प्रशिक्षण की इनकी व्यवस्था हो ताकि ये काफ़ी योग्य हो जाएं। तो देखिए दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कहाँ पे है या फिर इसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है और वेलेज़ली ने इसकी स्थापना इसीलिए करवाई थी। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का
प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और बाद में देखिए 1806 ईस्वी में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ पे एक ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि यहाँ पे भी लोगों को, जो भी अधिकारी वर्ग है, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। और यहाँ पे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए बेंटिंग की नीति। अभी देखिए ये हम क्रम से नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रशासन में, नागरिक सेवा में जिन गवर्नर जनरल ने अगर कुछ भी योगदान दिया है, हम उनके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए बेंटिंग की नीति में हम लोग क्या देखेंगे। बेंटिंग ने क्या किया कि नागरिक सेवा में भेदभाव समाप्त कर दिया। हमने पहले भी आपको बताया था कि यह काफ़ी उदार था। उदार के साथ साथ यह बहुत चालाक भी था। इसने क्या किया कि प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को आने का न्योता दिया, भारतीयकरण करने का प्रयास किया। और देखिए भारतीयकरण करने का इसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि यह चाहता था कि अगर हम भारतीयकरण कर देंगे तो कहीं न कहीं अगर प्रशासन में कुछ भी भारतीयों को ऐड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो कहीं न कहीं जो है भारतीय हमारे समर्थक भी हो जाएंगे और हमारी स्वामी भक्ति भी करेंगे। और उस समय जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, इनके वेतन काफ़ी उच्च होते थे। तो इसको यह भी लग रहा था कि अगर भारतीय को रख देंगे और उनको कुछ कम भी वेतन देंगे तो भी वे हमारे नाम की दुहाई देते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बेंटिंग की जो नीति थी वह यह नीति थी। इसके बाद देखिए फिर देखिए ये क्या नाम है कि ये लॉर्ड डलहौजी जो आता है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि इस समय जो सिविल सर्विसेज होती थी, मतलब जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते थे, इनकी परीक्षा स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद जो कैनिंग की नीति थी, कैनिंग ने क्या किया, इसने सोचा कि यह इधर देखिए 1757 का युद्ध हो चुका था, तो 1857 की युद्ध हो चुका था। तो इसने सोचा कि अगर अब राज्य करना है तो फिर मतलब हमारे पास जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे काफ़ी योग्य हों और भी बेहतर हों। तो इसने क्या किया कि 1861 ईस्वी में सिविल सर्विसेज एक्ट को पारित कर दिया कि अब जो भी होगा, मतलब सिविल सर्विसेज के लोग जो हैं IAS PCS टाइप लोग, अब ये लोग आएंगे। और इसने यह किया कि लंदन में प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा को प्रारंभ करवाया। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। जय हिंद।